नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा दोनों सदनों में चली लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। विपक्ष ने कई संशोधनों का सुझाव भी दिया था, लेकिन पर्याप्त नंबर नहीं होने के कारण संशोधन खारिज होते गए। कई मौकों पर यह भी कहा गया कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, उनकी जमीन छीन ली जाएगी। लेकिन क्या है सच्चाई? क्या है वक्फ इसमें संशोधन से कैसे मुसलमानों का हक छिनेगा जो कहा जा रहा है, और सरकार का जो दावा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं को और आम मुसलमानों की भागीदारी जो है वो बढ़ेगी या उन्हें और भी ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, इस दावे में कितनी सच्चाई है? जानना ये चाहते हैं कि कैसे सबके साथ न्याय होगा और अब तक किस तरह का अन्याय हो रहा था। यानी कि वक्फ बदला है, पर बदलने से किसको क्या मिला है? इन बदलावों से आपको और मुझे क्या हासिल हो जाएगा और पहले क्या ज्यादती हो रही थी? तो आइए जानते हैं यही सब कुछ हम लोग में। और आपको ये भी बता दें कि जो पुराना कानून था उस पर वो था क्या, तो उसमें विवाद रहा ये कि ट्राइब्यूनल में सुनवाई जो होती थी, वक्फ ट्राइब्यूनल का जो फैसला होता था उसके बाद कोर्ट नहीं जाया जाता था और उपयोग के आधार पर ज़मीन पर वक्फ का दावा रहता था। बोर्ड में महिला और गैर मुस्लिम सदस्य नहीं थे। राज्य स्तर पर भी ऑडिट का अधिकार, सुन्नी वक्फ प्रभावी था, शर्तों के साथ शिया की भागीदारी थी। और नया बिल जो है कि अब कोर्ट में भी अपील का अधिकार होगा, ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकेंगे। ज़मीन वैध रूप से ट्रांसफ़र या दान की गई होनी चाहिए। 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति भी यहाँ पर होगी। रजिस्ट्रेशन और खातों के ऑडिट पर केंद्र के नियम लागू होंगे। शिया के साथ साथ बोहरा और आगा खानी समुदाय की भी भागीदारी होगी। तो ये नए जो संशोधित जो बिल है उसमें ये सब प्रावधान है। तो इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ जो पैनल है उसमें काफ़ी जानकार लोग हैं और उसमें वो भी लोग हैं जो उसके पक्ष में भी हैं और जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। फिरोज़ बख्त अहमद हैं जो कि पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की। डॉक्टर मुजीबुर रहमान जो लेखक हैं, एनालिस्ट हैं। अतीकुर रहमान जो मुस्लिम स्कॉलर हैं और ज़किया सोमन सदस्य भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, साथी ज़फ़र सरेशवाला मुस्लिम स्कॉलर और जीनत शौकत अली मुस्लिम स्कॉलर। यानी कि तमाम लोगों की राय हम जानना चाह रहे हैं कि दरअसल इससे क्या बदला है और पहले क्या हासिल नहीं हो सकता था। आपसे मैं शुरू करूं अगर कि इस बिल में अब तो बदल गया, बिल कानून बन जाएगा, तो इससे क्या मिलेगा आपको? देखिए, फॉर अ स्टार्ट टू द पॉइंट मैं आपका जवाब देता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा इफ़ यू गिव मी क्वालिटी टाइम। अब ये बिल पास हो गया, डेमोक्रेटिकली पास हो गया और काफ़ी इंतज़ार के बाद पास हुआ है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी वक्त मिला। अब ये नहीं कहा जा सकता इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई, ऐसा कुछ नहीं। ये डेमोक्रेटिकली पास बिल है। इट विल बी देयर टू स्टे। तो आप ये भी कह रहे हैं कि अब ये मान लीजिए कि आ गया, अब इसको आप विरोध कर नहीं करें, वो तो कानून तो बन जाएगा। पर फिरोज बख्त साहब, एक मिनट आपको रोक रही हूँ। इसकी हिस्ट्री और डिटेलिंग में बाद में जाएंगे। बहुत सारे लोग इतना वक्फ पहली दफा सुना कि लोग जान ही नहीं रहे कि वक्फ है क्या और इसका मतलब क्या है। शॉर्ट में आप सबसे कमेंट पहले फिरोज बख्त साहब। 5 सेकंड में बता दूंगा। देखिए क्या है, अब ये बिल आ गया है, पास हो गया है। अब इसमें क्या है, जो भी विपक्षी लोग हैं उनको ये चाहिए दे शुड बिल्ड ब्रिजेस विद द गवर्नमेंट। चाहे वो लोग हों जो इसकी मुखालिफत करते हैं, उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, कैसे जो बेवाएँ हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, कैसे जो सीनियर सिटीजन हैं जिनका कोई सहारा नहीं उनको कैसे फ़ायदा पहुँचे, जो गरीब के अलावा यतामा, मसाकीन, इस तरह के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको कैसे फ़ायदा। क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि हम जो नुकसान हो रहा था, जो फंडिंग जो है वो खुर्द-बुर्द हो रही थी, हम उसको वापस लाएंगे और वक्फ की फंडिंग में हम उसको दे करके फंडिंग को इन सब लोगों का फायदा पहुंचाएंगे। और आखिर में कहना चाहूंगा, लेट अस वेट एंड वॉच। ये देखते हैं कि सरकार कितनी सिंसियर है। सरकार तो कह रही है कि हम मुसलमानों को फायदा पहुंचाएंगे, जो गरीब तबका है, अमीर नहीं। अमीर लोगों ने तो कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े नाम मैं आपको बताऊंगा किस किस ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने करोड़ों अरबों खरबों की ज़मीन दबा रखी है। अब सरकार का देखना है हमें, और जो कुछ लोग हैं अपोजिशन से, कोई हैदराबाद से, कोई यूपी से, वो मुसलमानों को वरगला रहे हैं, उनको मिसलीड और मिसगाइड कर रहे हैं और उनको इस तरह का रुझान दे रहे हैं कि जैसे ये सब कुछ बेकार है, खिलाफ है मुसलमानों के। ऐसा नहीं है। अभी एक मिनट में वापस आऊंगी आपके पास। और भी यहाँ पर पैनलिस्ट ने ओपनिंग कमेंट सबसे पहले ले, उसके बाद आती हूँ। एक तो आपने कहा ना कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं और मुसलमानों को वरगला रहे हैं कि देखिए आपके साथ बहुत नाइंसाफी हो गई है, मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। डॉक्टर मुजीबुर रहमान, आपने भी गुमराह कर रहे हैं, तो आपने भी
ये लिखा है कई जगहों पर, आपको भी इससे कई आपत्तियां हैं। अब ये बिल बदला है तो मैं अंबर से पूछूंगी कि मुसलमान महिलाओं को क्या मिल जाएगा, बोहराओं को क्या मिलेगा, शियाओं को क्या मिलेगा, लेकिन पहले ये बताएं कि इससे नुकसान क्या है, आपत्ति क्या है? नहीं, पहली बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट की ज़रूरत है और ज़रूरत थी, और इसमें जितने सारे मसले हैं, जितने सारे इशूज़ हैं, करप्शन के हो या मिसगवर्नेंस के हो, ये इशू को बीजेपी पहले नहीं लाया था। ये इशू को दुनिया के सामने लाने वाला जो पहला डॉक्यूमेंट था वो सच्चा रिपोर्ट ही था। सच्चा रिपोर्ट उसके चैप्टर 11 में डिटेल 27 पेज का डिस्कशन किया है वक्फ कमेटी के ऊपर में, और उसमें उस वक्त भी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चल रहा था 1996 से लेकर 2006 तक, 10 साल तक, उसका कुछ समरी रिपोर्ट को बेस करके उन्होंने उसमें बनाया तो एक तो आपने बात की कि सच्चर कमेटी ने इसका पहले रिकमेंडेशन लाया था, बीजेपी ने नहीं, लेकिन अब आप ये बताएं कि ऐसा क्यों ये गुमराह किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है? फिर मैं एक बात में शॉर्ट में पूछूं कि आपत्ति क्या है बीबी, जो संशोधन किया गया उस पर बहुत सारा आपत्ति पब्लिक लेवल में किया गया। एक तो पॉलिटिकल डायमेंशन है और लीगल डायमेंशन है। पॉलिटिकल डायमेंशन तो आइडियोलॉजिकल, क्योंकि बीजेपी का और मुसलमान कम्युनिटी के साथ बहुत मास ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो आप कह रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ये शक कोई भी चीज़ बीजेपी करे, इवन इफ विद सिंसियरिटी करे, तो उसको उसी तरीके से, उसी नजराने से देखा जाता है। इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से भी लगता है कि जो चीज़ें हैं उसमें उसके पीछे नियत क्या है। जफर सरेशवाला के पास पहले चलते हैं। जफर सरेशवाला, आप इस बिल को कैसे देख रहे हैं? जो संशोधित बिल है, आपको लग रहा है कि उससे न्याय मिलेगा? देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला क्या है, पहले तो ये समझिए कि वक्फ है क्या। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, मक्का से हिजरत की, तो आपने मदीना जाकर सबसे पहले 2 इंस्टीट्यूशन कायम किए। एक था औकाफ और एक था दारुल बैतुल माल। यानी आप सोचिए कि वक्फ क्यों था उस जमाने में, यानी 1400 साल पहले की बात है, कि भाई ये एक ऐसा कॉर्पस हो और उस कॉर्पस की जो अर्निंग आए उससे गरीब, बेवा, यतीम, फुकरा, मसाकीन का खैर खाई की जा सके, ये मकसद था जी। तो हमने तो उस पर अमल किया या नहीं किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है। और मैं एक और बात कहूंगा कि मुझे वो मौका मिला कल, जो निशिकांत दुबे साहब ने पार्लियामेंट में एक पुराने उस जमाने के यहूदी थे जिन्होंने बाग वक्फ किया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद के मैदान के बाद। वो बाग में मेरा जाना हुआ अभी पिछले साल। अभी भी नगमा जी वहां पर 1400 साल पुराने दरख्त हैं, वो वक्फ है, उसकी खजूरें निकलती हैं, और उस बाग से जो आमदनी होती है वो गरीब फुकरा में इस्तेमाल होती है। अब हम हिंदुस्तान में आए, देखिए ये बिल जो है, ये तो जब होगा तब होगा, अमेंडमेंट जब होगा तब होगा। मेरा मसला तो यह है कि 75 साल से है ये तो अमेंडमेंट तो पास हो गया, अब कानून बनेगा। जफर सरेशवाला, एक छोटी सी बात हिस्ट्री के पहले, मैं आज के लोगों के लिए ये बात आपके जरिए समझना चाहती हूँ कि अब ये जो संशोधित कानून बनेगा, बिल जो पास हुआ, उस पहले क्या नाइंसाफी हो रही थी, और अब क्या मुसलमान में जो गरीब हैं, जो महिलाएं हैं, या शिया समुदाय है या बोहरा समुदाय है, उन्हें बेहतर इंसाफ मिल पाएगा इससे? बिल्कुल, देखिए यही असल था। हम लोगों की गलती क्या हुई, 75 साल से हमारे पास था, 7 लाख प्रॉपर्टी हमारे पास थी, 9 लाख एकड़ जमीन थी, और हम मुसलमानों की खैरखाई नहीं कर पाए। मतलब कहीं तो कोई चीज गलत है। आज भी 70% से ज्यादा औकाफ की जमीनें गैर, वो एनक्रोच्ड हैं, और एनक्रोचर कौन है? मुसलमान है। सबसे बड़ा एनक्रोचमेंट किसने किया है? हमने किया है। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो मकसद था, जिसकी वजह से ये औकाफ थी, हमने वो नहीं किया। अगर हमने इसके निजाम को सही किया होता हम मुसलमानों ने, तो इस मुल्क में मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी गरीब नहीं रहता। तो मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि इस बिल के जरिए मैं गवर्नमेंट को ये चाहूंगा कि हुकूमत जो है, एक तो ये औकाफ की जो भी प्रॉपर्टी है, छोड़ दीजिए, अब तक गलत हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ, इनकॉम्पिटेंट लोग थे, ठीक है, डिसऑनेस्टी हुई, आज इसको एक लकीर खींचिए और ऐसे लोगों को औकाफ में बिठाइए जिनको एसेट मैनेज करने की सलाहियत हो, एक जो ईमानदारी, अमानतदारी के साथ उसको मैनेज करें, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आवे, उसकी अर्निंग स्ट्रीम हो। और फिर जो लोग इसके खिलाफ है उनको आप क्या कहेंगे?
जिनको लग रहा है कि इससे ज़मीन छीन ली जाएगी, जिनको लग रहा है कि इसमें आप नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हैं जो वक्फ को ज़मीन या प्रॉपर्टी देंगे तो नहीं, लेकिन उसमें उनका से है, कई तरह के ऑब्जेक्शंस आपने सुने होंगे, तो उनके लिए क्या जवाब है आपका? देखिए, उनके लिए जवाब ये है कि मैं यहाँ अबू धाबी में हूँ और आई एम रनिंग एन इस्लामिक इक्विटी फंड, ठीक है, और इस्लामी शरीयत का दायरा एक है कि भाई ये पैरामीटर्स है, इस पे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हमने इन पैरामीटर के बाद दुनिया के जो बेहतरीन फंड मैनेजर थे उनको बुलाया। उसमें यहूदी भी था, उसमें ईसाई भी था, हिंदू भी था, मुसलमान भी। हमने उसमें से तय किया कि इसका बेहतरीन नमूना कौन दे सकता है, और ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि माहिरीन से मशवरा लो। अगर एक आदमी को किडनी का प्रॉब्लम है तो वो मस्जिद के इमाम को नहीं दिखाएगा, वो उस शहर का जो बेहतरीन डॉक्टर है उसके पास जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एसेट मैनेज करने की जिसमें सलाहियत हो, हाँ, आप इस्लामी दायरा रखें कि भाई इस दायरे में वो इस्तेमाल होगा, लेकिन चलाने वाले वो हों, चाहे मुसलमान भी हों। आप ऐसे मुसलमानों को रखिए जिनमें एसेट मैनेज करने की सलाहियत हो, न कि सिर्फ वो मुसलमान। अतीकुर रहमान, आप इसका जवाब देना चाहेंगे जो जफर सरेश वाला ने पॉइंट बताया? धन्यवाद आपका जफर साहब कि बोर्ड में ऐसे लोग नहीं थे, बेहतर लोग चाहिए जो इसे मैनेज करें, और ताकि वहां पे जो प्रॉपर्टी है उसका जो दरअसल नियत थी वो हो पाए, बढ़ पाए लोगों में। जी शुक्रिया नगमा साहिबा। नगमा साहिबा और जफर साहब ने जो पहली बात कही कि करप्शन था बोर्ड के अंदर, मुसलमानों ने कब्जा करके रखा था, इस बात में कोई राय नहीं है। अमेंडमेंट होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। बहुत छोटे छोटे जो शैतानी किस्म के लोग काबिज थे हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एक ऐसी दवा पेश करें, एक ऐसी रेमेडी पेश करें जो कि डिजीज से ज्यादा खतरनाक साबित हो और बड़े शैतान उसके ऊपर काबिज हो जाए। फैजान मुस्तफा साहब ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में अप्रैल 3 को लिखा था, मैं उसको कोट करना चाहूंगा जफर साहब के उस जवाब में कि एसेट मैनेजमेंट के लिए बहुत माहिर लोगों को अपॉइंट करना। अब कौन अपॉइंट हो रहा है नगमा साहिबा? देखिए, द बिल replaces सर्वे कमिश्नर्स हु आर स्पेशलिस्ट पब्लिक सर्वेंट्स बाय अ जनरलिस्ट एंड ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या ये एसेट मैनेजर्स हैं? वो लोग जो कि पहले से ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले से ही ओवरबर्डन्ड है, उसको दिया जा रहा है, उनको कोई महारत हासिल नहीं है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डॉक्टर मुजीबुल्लाह साहब ने यहाँ पर उठाया, ट्रस्ट डेफिसिट, ये पॉलिटिकल फैक्टर है। नगमा साहिबा आप मुझे सुन पा रही? जफर साहब इसके ऊपर एक रिएक्शन देना चाहते हैं कि जो फंड मैनेजर्स की बात उन्होंने की है कि माहिरीन जो हैं उन्हें हम लाएं, यानी कि जिनको महारत हासिल है, पर जफर साहब जो बता रहे हैं अभी जी हाँ जी नहीं, देखिए, ये जो कलेक्टर की जो बात है वो तब जब डिस्प्यूट होगी तब की बात है कि जब डिस्प्यूट होगी तो पहले वो एक वक्फ की ट्राइब्यूनल थी तो वो उसकी जगह पर है, बात मैं उसकी नहीं कर रहा, मैं तो एसेट मैनेज की बात कर रहा हूं, ये तो बाद की बातें हैं। यानी जब डिस्प्यूट होगी तब की, मैं तो जो वक्फ के अंदर, और ये मुसीबत हमारे ऊपर 75 साल से, यानी जो हुकूमतें आई हैं इसलिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो आज से नहीं, हमेशा से हुकूमत के ही मातहत है। जितने 32 वक्फ बोर्ड हैं हाँ। नगमा जी, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, तो उनमें जिन लोगों को आप रखते हैं तो ऐसे मुसलमानों को ना रखिए जिनमें सलाहियत ना हो। वहां मैं चाहता हूं कि एसेट मैनेज करने की सलाहियत वाले लोग हों। लेकिन जो बदलाव हुआ है उससे रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा दूसरे लोगों का? मैं पहले अब अंबर जैदी के पास आना चाहती हूँ, उसके बाद हमारे साथ जकिया भी हैं, जकिया और जीनत शौकत अली। एक बात जो बार बार सरकार कह रही है और जो बार बार बताया उन्होंने कि हम कैसे मुस्लिम महिलाओं के हक में काम करें, मुसलमान महिलाओं को इससे क्या मिलेगा? जी अंबर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि ज़फ़र सरेश वाला साहब ने वफ़ को लेकर पूरा उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसका मकसद क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही मकसद ये था कि जो अल्लाह की राह में हम ज़मीन या जायदाद जो भी हम एसेट समर्पित कर रहे हैं उसका इस्तेमाल
विधवा है, गरीब बच्चे हैं, समाज के वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल हो। लेकिन हम जानते हैं कि डिफेंस और रेलवेज़ के बाद वक्फ के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन बावजूद उसके जो एसेट मैनेजमेंट और लैंड ग्रैबिंग हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। लैंड ग्रैबिंग किसने की है अंबर? लैंड ग्रैबिंग उन्हीं हमारे ही समाज के पॉलिटिशियंस ने की है। एब्सोल्युटली, जो हमारे ही समाज के लोग जो पॉलिटिशियंस रहे, जो हमारी रहबरी करते रहे, उन्होंने ही गरीब मिस्कीन का हक पाया। जो आज मुसलमान लोगों को भड़का रहे कि हमारी ज़मीनें और हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, उन्होंने हज़ारों करोड़ों की ज़मीनें कब्जा कर गरीब मुसलमानों का हक दबाकर वो बैठे हुए हैं जो अल्लाह के नाम पर लोगों को वर्गलाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान महिलाओं की बात करें, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो कहीं पे भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री बनाने की भी बात करते हैं, उनकी पार्टी में एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं है। तो वो बातें आप जुमलेबाजी भी कितनी भी कर लीजिए, हम अमल कितना कर रहे हैं। अब जब 2 महिलाओं की बात आती है तो ये 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। अब आप उसमें अपनी मर्जी से कितना भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। वो अब महिलाएं होंगी तो महिलाओं की वेलफेयर के लिए भी कुछ सोचेंगी। अब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये रहता है कि हमारे संसद में महिलाएं हैं तो हमारी बात करेंगी। तो मुझे लगता है कि महिलाएं होंगी तो उससे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा। ज़ीनत, आप अग्री करती हैं इस बात से जो अंबर कह रही हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर 2 महिलाएं भी बोर्ड में होती हैं तो महिलाओं की बेहतरी के लिए सोचेंगी, तो इस तरह से मुस्लिम महिलाओं का भला होगा। विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी कम्युनिटी में बहुत मिनिमल है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन इन पार्लियामेंट आज दिन तक 33% हम लोग के पास आया नहीं है। सो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन महिला का वहाँ होना इज वेरी वेलकम। इसमें कोई इसमें अच्छाई है, और यू नो इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ सेक्सेस will be very beneficial। तो आप इस संशोधित या चेंज, ज़ीनत शौकत अली, आप इस नए वक्फ बिल जो कि अब कानून बनेगा जिसमें संशोधन हो गए, उससे खुश हैं? आपको लगता है ये बेहतरी के लिए हुआ है? I am happy with the bill coming because Islam believes in reform. I believe that the Prophet himself was a great reformist. He has changed things from 360 degrees, right from pre-Islamic Arabia, and taken the world forward. लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि we are living in a democratic secular रिपब्लिक। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है रिलीजियस लॉस का, इट रेजेस द एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन अ सेक्युलर स्टेट शुड ऑल रिलीजियस एंडाउमेंट्स, यू नो ऑल, यानी कि जितने भी है, जो हिंदू है, जैन है, सिख है, पारसी है, एटसेट्रा, जितने भी है, वो उनके लिए भी वही स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। ये एक्चुअली क्या एक्ट है कि ये ट्रांसपेरेंट बनाता है, ये बताता है वेरी क्लियरली कि जो हुआ है करप्शन वो कितना गलत है, जो हो रहा है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि ये तो आप कह रही हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के लिए किया गया है वो अक्रॉस रिलीजन किया जाना चाहिए। आप मानेंगे इसको कि ये जरूरी है ना? आप यही बात कह रही हैं। मैं एक मिनट इसकी फिरोज बख्त साहब, आप ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर वक्फ बोर्ड को किया जा रहा है फिर अक्रॉस रिलीजन होना चाहिए, सिर्फ सुधार की यही जरूरत है या दूसरे भी? ये वही है जैसे वजीर आज़म साहब भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हम देखिए, हमारी सोसाइटी साझा विरासत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव सब मिलकर रहते चले आए हैं, और साझा विरासत के साथ साथ हमारी एक तहजीब है जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। इसमें अगर हम तो पर इस गैर मुस्लिम भाइयों को भी ले लें, कोई हर्ज नहीं है। सेक्युलरिज्म पर क्या कोई आपको ये हमला लगता है, वक्फ में संशोधन? मैं वापस आपके पास आऊंगी मुजीबुर रहमान साहब, ऐसा क्यों लग रहा है या ये मैसेज क्यों जा रहा है, ये डर क्यों है कुछ मुसलमानों में, उनके नेताओं में, विपक्ष में, जो बार बार ये बात कहना चाह रही है? इस पॉइंट पे अगर आप जवाब दें कि डर क्या है? डर ये है कि पहले जो इसकी जो कमिटी वगैरह जो भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले सारे मुसलमान ही रहते थे, तो अब नॉन मुस्लिम्स को इसको उसमें उन्होंने जैसा बोर्ड में नॉन मुस्लिम रहेंगे वगैरह वगैरह, तो एक एप्रीहेंशन ये है कि यहाँ पर काफ़ी नॉन मुस्लिम ज़्यादातर हिंदू लोगों की पर वो तो संख्या 2 लोगों तक सीमित है। अगर कोई अकाउंटेंट है, गैर मुस्लिम है, तो क्या बुराई है उसमें? वो रहा एक बात, एप्रीहेंशन सी है। एग्जांपल दिया गंगा जमुनी तहजीब का एंड एवरीथिंग। अगर हमारे वक्फ बोर्ड में उसमें ऐसा तो नहीं कि जो भी धार्मिक या इस्लाम के काम होंगे हमारे मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाह के, उसमें कोई नॉन मुस्लिम होगा। ये सिर्फ
एसेट मैनेजमेंट में शामिल हो सकते हैं Exactly. नॉन मुस्लिम। जो जफर कह रहे थे, जफर Absolutely. सरेशवाला। मुसलमान भी समझ गए हैं कि जो हमें भड़काते हैं अपनी राजनीति करने के लिए, इसका नुकसान हमें पर होता हमने है। दूसरी तरफ हमारे देखा- नौजवान और बच्चे जेल में जाते हैं जी, और जी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कोर्ट और पुलिस थाना खेलते रहते हैं। एक आम मुसलमान सफर पर करता अमर, है। एक बात मैं पूछूं और मैं इस पर जाकिया के पास भी जाऊंगी। आपने कहा कि हमने नहीं देखा कि कहीं कोई मुजाहरा कर रहा था, कोई विरोध कर रहा था, पर हमने ये देखा कई तस्वीरें कि बहुत सारे लोग पटाखे चला रहे थे। तो पटाखे Absolutely. चलाने की क्या बात थी इसमें? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या पटाखे कोशिश थी? जलाने की बात ये है कि देखिए सवाल ये हो रही है कि जैसे अभी मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि कोई नॉन मुस्लिम आ जाएगा तो हमें डर है। अब तक जो मुसलमान रहे 77 सालों का ही हम हिसाब ले लेते, उन्होंने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए। ये एक डर वजह है ये भी है, आपको- देखिए मैं सुनिए। वापस आऊंगी, एक मिनट। मैंने हाँ। अभी जकिया को शामिल नहीं चलिए, किया। उनसे जकिया, बात कर आपको लीजिए। क्या डर लगता है? विरोध क्यों हो रहा है? विरोध पर आप क्या कहेंगी? यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम सब जानते हैं कि वक्फ के सिस्टम में बहुत बड़ी जरूरत है रिफॉर्म की, लेकिन जिस तरह से रिफॉर्म की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से टॉप डाउन टॉप हैवी जो रिफॉर्म की कोशिश हो रही है, उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसमें कॉन्टेक्स्ट की भी अहमियत है, क्योंकि हम पिछले 10 सालों में नजर डालते हैं तो जिस तरह की एक्सक्लूजन हुआ है, जिस तरह का माइनॉरिटीज का मार्जिनलाइजेशन हुआ है, जिस तरह की पोलराइजेशन चल रही है, जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, हेट पॉलिटिक्स, वहां कभी ऐसा नजर नहीं आया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार को मुसलमानों के जो कंडीशन है उसके बारे में ज्यादा दरकार हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वक्फ एक रिलीजियस राइट है, लेकिन इसका जो गवर्नेंस चलता है वो संविधान के मुताबिक चलता है। और संविधान हमको ये अधिकार देता है कि एज मुस्लिम्स, एज माइनॉरिटीज, हमारा राइट टू कल्चरल फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। संविधान में ही आर्टिकल्स हैं जो हमें राइट्स देते हैं कि हम हमारे इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमस तरीके से मैनेज करें। सो ये सारे जो हमारे राइट्स हैं, उनको ये जो बिल है वो दरकिनार करके आगे बढ़ के आ रहा है। मेरा ये सवाल है कि डाइवर्सिटी अपहोल्ड करने के लिए आप इस वक्फ बोर्ड्स में आप नॉन मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या आप शबरीमाला टेम्पल है या तिरुपति का टेम्पल है, वहां भी क्या मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, क्या उन बोर्ड्स में उनको भी आप जगह देने वाले हो? क्या वो बिल भी वहाँ आप भी लाने होना वाले हो? चाहिए, ऐसा मैं तो सोचता यहाँ हूँ। बात मजहब के अधिकार जो संविधान ने दिए हैं उसको अपहोल्ड करने की बात है, और संविधान की रूह पे कानून बनाने की बात है। संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करके अगर कानून बनता है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम सॉरी टू से। क्या संविधान की अवहेलना हुई है? इसमें मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं यहाँ पर मुजीबुर रहमान से। लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हुआ है यहाँ पर? जो जकिया कह रही हैं, आप अग्री करते हैं? देखो, संविधान का जो दो चीज़ होता है, एक तो होता है इज इट डिस्क्रिमिनेटरी, इज इट समथिंग दैट इज एक्सक्लूसिवली अप्लाइड टू मुस्लिम्स एंड नॉट टू अदर कम्युनिटीज़। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज होता है, क्या संविधान इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है या नहीं देखेगा। देखो, जैसा आपका हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड वाले पास किए हैं, जो कि मुसलमानों के लिए ही कुछ चेंजेस लाया गया, ट्राइबल को छोड़ दिया गया, हो गया। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सारा सवाल जो उठा रहे हैं वेलफेयर के लिए, कितना कैपिटल जनरेट होगा वगैरह वगैरह, उसका कोई कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट हमारे सामने नहीं है। तो इसके लिए तो यू हैव टू वेट एंड वॉच, एंड दैट इज ओके। द क्वेश्चन इज दिस कि उसमें काफ़ी सारा अप्रीहेंशन इसीलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने अब एक बार इसको हम समराइज भी करें और हम एक एक करके छोटे में जाने कि आपका जो आपने कहा कि एप्रीहेंशंस हैं, आप लिस्ट कर सकते हैं क्या क्या एप्रीहेंशंस हैं? पहला एप्रीहेंशंस मेरा नहीं है, मतलब जनरल जो इसके खिलाफ है, जो नहीं लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं। पहला जो एप्रीहेंशंस है कि स्टेट का कंट्रोल इसके ऊपर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो स्टेट कंट्रोल बढ़ेगा, ये एक खतरा है। हाँ, ठीक है। एक दूसरा आर्गुमेंट जो अपोजिशन वाले दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देने से गवर्नमेंट की तरफ से उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। ना तो क्वेश्चन इज कि कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं रहेगा, दूसरा बंदे के ऊपर में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात जो बार बार बताई जा रही है कि ये एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश है। हाँ, वो एक आर्गुमेंट चल रहा है। उसका आर्गुमेंट का सबसे बड़ा वजह ये है कि एक्चुअली प्रॉब्लम 75 ईयर्स से नहीं है, प्रॉब्लम 110 साल से है। द रियल प्रॉब्लम जो वाकफ़ का शुरू हुआ वो 1911 में, जब ब्रिटिश कलकत्ता से शिफ्ट किए यहाँ पर, तब उन्होंने वाकफ़ का काफ़ी प्रॉपर्टी दिल्ली के ले लिए थे। तो उसके बाद से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। वो ज़्यादातर जो डिस्प्यूट्स आप देख रहे हैं वो उसी का कनेक्टेड टू दैट। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक बात बताना चाहूँगा। मैं इतना कह दूँ, एक बात खत्म कर। हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए क्या है,
जो लोग भटका रहे हैं, भड़का रहे हैं मुसलमानों को और ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, हाय तौबा, ऐसी 370 से पहले कहा गया था कि खून की नदियां बह जाएंगी। ट्रिपल तलाक से पहले मुस्लिम्स आर एट पीस विद ट्रिपल तलाक ऑल्सो, 370 ऑल्सो, और भी जो संशोधन किए गए। इसमें कहना चाहूँगा, क्या है ये वक्फ बोर्ड, क्या है ये जो संशोधन है? एक रेलवे गाड़ी है, वो ट्रेन आई नहीं है स्टेशन पे, उसके आने से पहले ही आप कह रहे हैं अरे इसमें तो टॉयलेट नहीं है, अरे इसमें तो सीटें नहीं है, इसमें तो बिजली नहीं है, पंखे नहीं है। ट्रेन को आने तो हो सकता है उसका टॉयलेट ऐसा बढ़िया टॉयलेट हो, केजरीवाल के टॉयलेट से भी बढ़िया हो। तो जस्ट वेट एंड वॉच, इंतजार करिए। अगर नहीं, अगर एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड सुनो नगमा, अगर इसमें ये वायदे पूरे नहीं किए गए इस सरकार के जरिए, मैं सबसे पहले क्या कोई टाइम फ्रेम है कि वादे पूरे नहीं किए गए? क्या कोई टाइम फ्रेम है कि 2 साल 4 साल में वादे पूरे होने हैं? और कैसे आप इक्वालिटी 2-4 साल में ला देंगे, ये भी तो सवाल है। अल्लाह बख्शे, जब AR अंतुले इसके चेयरमैन थे, पहले मंत्रालय के मंत्री थे, मैं उनके पास गया था, मैंने उनसे कहा था ये बताइए आपका जो मंत्रालय है इसने किसी मुसलमान का 10 रुपए का 50 रुपए का फायदा किया है? उनके पास कोई जवाब नहीं। मेरा सवाल ये है कि अब इस बदलाव से कैसे मुसलमानों का फायदा हो जाएगा? लेकिन अतीकुर रहमान को मैं जानना चाहूंगी कि वेट एंड वॉच करना क्या बेहतर होगा? इस वक्त जो ये हंगामा है या प्रोटेस्ट है या ये बताया जा रहा है कि कैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है या उनके रिलीजियस राइट्स जो हैं उसका हनन करता है। हंगामा क्यों है बर्पा? नो नगमा साहिबा, जरा भी इस सरकार के ऊपर हमको भरोसा नहीं है। और जो आपने पूछा कि द मोस्ट नेगेटिव फीचर इस अमेंडमेंट का क्या है, वो आपके सामने मैं वाजे करना चाहता हूँ। ये अमेंडमेंट का एक पॉइंट ये कह रहा है, नो सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट of any right on behalf of the waqf which have not been registered shall be instituted, commenced, heard, tried or decided by any court after 6 months of the commencement of this bill। यानी पूरी तरह से सरकार किसी जगह पे भी हाथ रख देगी। जो अब तक के कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड के पास ये पावर था, ये झूठ फैलाया जा रहा था नगमा साहिबा। हर जगह पर जहां पर वक्फ ने क्लेम किया है और जो लोग सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसी तरह से तो भड़काया जा रहा है, इसी तरह से गुमराह किया जा रहा है। आप वेट करिए, हम और आप मिलकर सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं अगर कुछ ऐसा होता है। लीगली इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल सर। लीगली पॉसिबल नहीं है कि सरकार किसी भी जगह को हथिया ले, आप ये कह रहे हैं? 1 इंच नहीं, 1 इंच भी जो है ना मोदी जी ले सकते हैं ना भाजपा ले सकती है। तो ये बहस जारी रहेगी कि वक्त बदला है, अब किसे क्या मिलेगा, कैसे बेहतरी के लिए काम कर पाएगा ये नया बिल। देखते रहिए हम लोग इस ब्रेक के बाद। आरोप लगते रहे हैं ना कि वक्फ ने जहां हाथ रख दिया वो वक्फ की जमीन हो गई और इसी तरह से वक्फ ने बहुत सारी जमीन हड़प ली। 9.5 लाख एकड़ जमीन है, क्या फायदा हो रहा है मुसलमानों का? 10 रुपए किसी मुसलमान को नहीं दिए गए। फिरोज बख्त साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या फायदा हो रहा है मुसलमानों का अब तक, जब इतनी 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख अब सरकार कह रही है हम भला करेंगे, तो सब कह रहे हैं अरे हाय क्या हो गया। अब 100 साल तक कोई बोला नहीं। और अतीकुर रहमान, आप दोनों इसका जवाब देना चाहेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे कि अब तक मुसलमानों का क्या फायदा हुआ जो वक्फ के पास इतनी जमीन है? जी, सो बहुत सारा एनक्रोचमेंट है वक्फ की जमीन पे, इलीगल कब्जा है। ये कब्जा मुसलमानों के द्वारा भी है, ये कब्जा ऐसा भी है कि बहुत जगह वहां पे सरकारी ऑफिसेज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसेज हैं कई सारे शहरों में, और कई सारे ऐसे पावरफुल एंटिटीज भी हैं। और वो जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो, और भी कम्युनिटी से हैं जिनका इस पे कब्जा है। और ये सिर्फ वक्फ के मैटर में लागू नहीं है, हमारे देश में जितने भी कॉमन्स के लैंड है, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड्स हुए, जैसे कि तालाब थे एक जमाने में, पॉन्ड्स थे एक जमाने में, गोचर की जमीन थी एक जमाने में, वो सारे जमीनों पे आज की तारीख में इलीगल कब्जा है। यही सवाल है ना कि ये कब्जा हो रहा था, तो अब इन संशोधनों के बाद क्या इस तरह के कब्जे पे रोक लगेगी? विल देयर बी मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? I don't think so. जो गरीब मुसलमान जिसके वेलफेयर के लिए वक़्फ था, उस तक वो फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। जब तक हम एक सिस्टम नहीं बनाएंगे कि गरीब और पिछड़ा हुआ जो मुसलमान औरत है या बच्चा है उसको कैसे वक़्फ का फायदा मिले, उसके लिए हमें एक पूरा सिस्टम, एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं बनाएंगे, वो उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? सिर्फ संशोधन से हो जाएगा क्या, या गरीब मुसलमानों को कुछ मिलेगा, औरतों को मिलेगा? अंबर जी देखिए, सारी प्रॉपर्टीज़ को रीवेरीफाई करके सबको डिजिटल पोर्टल पे डाला जाएगा। और एक अहम बात मैं यहाँ पे और बोलना चाह रही थी, वो ये कि हमने देखा जितने भी स्टेट्स के वक्फ बोर्ड्स हैं
उसकी साठ गांठ के साथ बहुत सारी दरगाहें और मस्जिदों की जो जायदादें थी उनके ही मुतवल्लियों द्वारा उन प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करवा लिया गया। वो होता ऐसा था कि उन्होंने अपनी नाम डलवाने के लिए केस डाला और वक्फ बोर्ड उस केस के उस अगेंस्ट अपीयर ही नहीं होता था कोर्ट में, और वो वन साइडेड होने की वजह से हज़ारों एकड़ प्रॉपर्टी उन लोगों के नाम होगी। ये आपको सारे राज्यों में मिलेगा। अब जब सारी चीज़ें रीवेरीफाई होगी, प्रॉपर्टीज़ का स्टेटस, डॉक्यूमेंटेशन उनको वेबसाइट पे डाला जाएगा तो सबका स्टेटस भी क्लियर हो जाएगा और कहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज कब्जे में है। 10,000 से ज्यादा शिकायतें हैं जो कोर्ट में चल रही हैं, जिसमें मुसलमानों की भी शिकायतें हैं और बहुत सारे केसेस भी चल रही हैं। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी, जो बार बार सब बता रहे हैं कि आर्टिकल 40 की जो बात है, आर्टिकल 40 की हम बात करें, देखिए आर्टिकल 40 में होता ये था कि अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड का ही माना जाता था, उसकी वेरिफिकेशन भी वक्फ बोर्ड करेगा, अंतिम फैसला भी उन्हीं का होगा, तो ये एक तरफा होता था। अब कोर्ट में जाकर दोनों ही पक्षों की बात सुनी जाएगी और जिसकी प्रॉपर्टी है, जो कागज ले गएगा उसके नाम वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पे। जी नगमा साहिबा, झूठ बोला जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। तो आर्टिकल 40 क्या था, आप बता दीजिए फिर। 30 सेकेंड चाहता हूँ जी। हम उस सरकार पे भरोसा करने जा रहे हैं जो हमको आश्वासन दे रही है कि मुसलमानों की बेहतरी करेंगे। ये लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये मुसलमानों के लिए कॉलेजेस बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, ये हमारी औरतों का बेवाओं की नसीबों का भरण करेंगे। जोर लगा दिया माइनॉरिटी स्टेटस खत्म करने के लिए। सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं फिरोज बख्श साहब, हमारे बड़े काबिल दोस्त हैं, वकील भी हैं रहमान साहब। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं इनसे जी। मुझे ये बताइए कि इतने साल हो गए, 100 साल हो गए, इस वक्फ बोर्ड ने कितने स्कूल बनाए, कितने जो है कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, प्लेग्राउंड्स बनाए, स्टेडियम बनाए, और सबसे बड़े डकैत जो हैं, एक मिनट, सबसे बड़े डकैत जो लूट मार करने वाले थे वक्फ बोर्ड के, उसके चेयरमैन होते थे, उसके मेंबर्स होते थे, उसके वकला होते थे, जो वकील होते थे, इन सब लोगों ने मिलकर इस जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया है। 9.5 लाख एकड़ जमीन को बेच के खा गए लोग। रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट यही है। ये जो रहा वक्फ बोर्ड, वो सबसे ज्यादा करप्ट रहा। और कितने स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड मुसलमानों के हक में क्या काम किया वक्फ बोर्ड ने? 10 रुपए का काम नहीं किया इन्होंने। करप्शन की बात को मैं भी मान चुका हूँ, जफर साहब भी मान चुके हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि छोटे छोटे जो शैतान काबिज थे, इनको हटाकर एक बड़ा शैतान काबिज होना चाह रहा है, ये हमको मंजूर नहीं है। ओके, आप कह रहे हैं कि पहले छोटे शैतान थे, अब बड़ा शैतान आ जाएगा अब, और फिरोज बख्श कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच कीजिए। आपको कैसे पता कि बड़ा शैतान यहाँ पर आ गया है? कुछ सवाल मैं यहाँ पर, जो बहुत सारे बच्चे हैं, यूथ हैं यहाँ पर, जो आप लगातार आप सब सुन रहे हैं वक्फ की डिबेट, क्या आप समझे वक्फ की डिबेट से, और अब आपको क्या लग रहा है, या कोई सवाल आपके मन में तो पूछिए। मेरा नाम आदित्य रायपुरिया है। मैं विधि का छात्र हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस लॉ सेंटर का। जो आपका ये वक्फ का सिद्धांत है, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, ये परपेचुइटी, क्या ये सही है? आपका जो अगर एक बार वक्फ हो गया तो फॉरएवर वो वक्फ के नाम ही रहता है। अतीक साहब शायद जवाब देना चाह रहे हैं, या जफर सरेश वाला? मैं देता हूं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं जी। एम फैजी साहब का एक बहुत अच्छा किताब है, द मोस्ट डेफिनेटिव वर्क इन मोहम्मदन लॉ, कल आउटलाइंस ऑफ मोहम्मदन लॉ करके किताब है। क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप उसको जरूर पढ़िए। उसमें एक चैप्टर है लॉ, ये वक्फ क्या होता है। वक्फ का मतलब ये होता है अंग्रेजी में डिटेंशन, द प्रॉपर्टी इज इन डिटेंशन एंड इन परपेचुइटी इट गोज। तो परपेचुइटी पर उनका सवाल है कि क्या आपको लगता है ये सही है? कोई जवाब देना चाह रहा था वहां से भी, जी बताइए। मैं सुनिए, एक तो मैं पहले आपकी एक बात जो थी ना गवर्नमेंट कंट्रोल की, उस पर मैं कहना चाहता हूँ, आज भी टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का है। आप मुझे बताइए वक्फ बोर्ड के मेंबर कौन बनाता है? गवर्नमेंट। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? गवर्नमेंट का। और वक्फ बोर्ड के ऊपर सीईओ होता है, जो आईएएस ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट का आदमी होता है। और उससे पहले, उसके बाद जो ट्राइब्यूनल है, वो ट्राइब्यूनल भी तो उस स्टेट का जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके अंडर में है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो अभी भी पूरा है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल पहले भी था, गवर्नमेंट का कंट्रोल अब भी रहेगा। तो बदला क्या है? कह रहे हैं कि जमीन की ओनरशिप तो गवर्नमेंट की ही है, जमीन की ओनरशिप गवर्नमेंट की है। लेकिन ये जो सवाल है वक्फ पर कि परपेचुइटी ऑफ प्रॉपर्टी, क्या वो सही है कि एक बार वक्फ का तो हमेशा वक्फ का? बिल्कुल, वक्फ मतलब अल्लाह के लिए ता कयामत। इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी न बेच सकती है न ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन बेचने वाले तो मेरा यही सवाल है कि इतनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी बिकी कैसे? जो आता है ना कि
फलां ने अपनी बिल्डिंग बनाई, इसलिए इसमें वक्फ की सुधार की प्रॉपर्टी पर। जरूरत है क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टीज बिकती रही हैं। आप इसके एक ऊपर जाकिया आप एग्जांपल कुछ देना कहना चाह रहे हैं? चाहूंगा, नई जीनत दिल्ली शौकत रेलवे अली भी स्टेशन जोड़ना के सामने। एक मिनट, वहां पे भी हाँ, हमारे ठीक साथ जो लोग हैं, जीनत और जाकिया, आप इस पर कुछ कहना चाह रही थी? मेरा यही कहना है कि हाँ। जो अभी गफर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जब भी था और अब भी है। जी। जब ये वक्फ बोर्ड पे जो स्टेट वाइज भी आपने इलेक्शन से लोग को बिठाया वहां, तो उनका भी ऑडिट होता था, तो वो करप्शन को आप करेक्ट क्यों नहीं किए? वो करेक्शन को आज हम लोग करेक्ट करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाय लॉ वी विल करेक्ट इट, व्हिच इज आल्सो हाँ, तो रिक्वायर्ड। 75 साल नहीं हुआ, अब कोशिश की जा रही है। 75 साल नहीं हुआ, अब होगा। कुल मिला के ये समझ में आता है कि करप्शन था और उस करप्शन को कम करने के लिए ये संशोधन लाए गए हैं। अब लेकिन कुछ लोगों को शक है नियत पर कि दरअसल नियत क्या है। और कुछ सवाल ले लो, फिर मैं आऊंगी। आपका कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ? मैं माइक ले रही हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है अतीक सर से है। जैसे उन्होंने कहा कि सरकार बहुत गलत कर रही है और एंटी मुस्लिम बात जा रही है। सेक्शन 40 की बात यहाँ पर उठी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पावर मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड के पास है। और उसके बाद भी अगर कोई भी नॉन मुस्लिम या मुस्लिम भी जिसकी प्रॉपर्टी पे उन्होंने क्लेम किया है, वो अगर इस सूट को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ट्रिब्यूनल के पास उसके पास क्या रास्ता था? ट्रिब्यूनल का जब अवार्ड आता है उसके पास क्या रास्ता था आगे? मतलब कोई भी अपील नहीं है, कोई भी अपील विदाउट एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सही कह रहा है। कोई भी ट्रिब्यूनल का क्या है? कातिल भी मैं, मुंसिफ भी मैं ही कत्ल करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। ट्रिब्यूनल का ये हिसाब है। तो आप तो ये मान रहे हैं, लेकिन अतीकुर रहमान सब नहीं मान। हाँ बोलिए सर, आप झूठ नहीं बोलिए। ये बच्चे ने एक सवाल पूछा है, उसका कानूनी तौर पे आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, एग्जाम्पल देके जवाब दीजिए। अतीकुर रहमान साहब आप बताइए क्या था ये? सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर वक्फ ने दावा किया था, वो लोग कोर्ट गए, बाकायदा कोर्ट ने वक्फ का दावा खारिज किया। कोर्ट जाने का विकल्प सबके पास है। तो यानी कोर्ट जाने का प्रोविजन पहले भी था, तो इस आर्टिकल 40 को अतीक साहब एक मिनट सुन लीजिए मेरा सवाल। फिरोज अख्तर एक मिनट, मैं ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी ने पूरा अपना जो पिच रखा वो यही कि ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जाता था, और ये सबसे बड़ा बदलाव आया। तो क्या ये झूठ है अतीक रहमान साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि झूठ फैलाया गया है? एक सेकंड अतीक रहमान साहब, 100% ये झूठ बात है। इसके अलावा भी पार्लियामेंट में बहुत सारे झूठ फैलाए गए हैं। अरे इतना वादे करना झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को इल्जाम दे रहे हैं। मानते हैं कि झूठ था? क्या ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता था? जाया जा सकता था इन अ लिमिटेड सिचुएशन। इन अ लिमिटेड वो मैं सिचुएशन बताता हूँ, वो क्लॉज था जिसमें आप ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते थे। दिल्ली, मैं एक एग्जांपल दूंगा, दिल्ली के एक मुकदमे का। सुनिए, लिमिटेड केस में नहीं बता रहा हूँ, सुनिए टर्म बता रहा हूँ मैं, लीगल टर्म बता रहा हूँ। टर्म है जुडिशियल रिव्यू अंडर लिमिटेड परव्यू। ये एक से क्लॉज है। और एक बात और बताता हूँ, फतेहपुरी मस्जिद है चांदनी चौक दिल्ली के एंड पे, उसमें क्या हुआ, चारों तरफ से दुकानें हैं, उन दुकानों का भी कई सौ करोड़ किराया बनता है। लेकिन ट्रिब्यूनल वालों ने क्या किया, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स ने क्या किया, मिलके आपस में किराया 12 रुपए महीना, अब 100 हो गया, अब 1000 हो गया, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये सारी बेईमानी वक्फ के चेयरमैन मेंबर्स ट्रिब्यूनल के जरिए हुई है। और वक्फ को जो मिलना चाहिए था, गुरबा यतामा मसाकिन का फंड नहीं मिला, खुर्द हो गया। मार्केट रेट पे रेंटल्स की हम उसको लेंगे, और इनकम जो है, क्योंकि वक्त की प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, प्राइम लोकेशंस पे जिनका महंगा किराया है, मार्केट रेट पे नहीं है, तो उसकी भी वो भी कमाई होगी, कमाई बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा, इंस्टीट्यूशंस बनेगी, अस्पताल। ये गड़बड़ियां तो थी जिनको सुधारने की जरूरत थी, लेकिन शुरुआत में ही किसी ने कहा कि अनडेमोक्रेटिक वे में ये हुआ। आपको लग रहा है अनडेमोक्रेटिक था? पूरी बहस हुई है। 95 में भी पार्लियामेंट्री कमेटी में गया। देखिए 95 में भी, उससे पहली बार तो संशोधन हो नहीं रहा है, उससे पहले भी संशोधन हुए, तो क्या वो डेमोक्रेटिक था? आज पारित हो रहा है। कई तरह की जो चीजें गड़बड़ थी वो सही होंगी, जिसमें रेंटल भी एक बहुत बड़ी बात है। और आपने कहा कि लिमिटेड जुडिशियल परव्यू की इजाजत थी। मैं जो किसी ने सच्चर की बात कही थी, सच्चर कमेटी की ओरिजिनली रहमान साहब ने कही थी। हाँ 2007 में, मैं नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूँ ना, जो बात कि हमने मिसमैनेज किया है, मैं इन्वर्टेड कॉमा में कोट करता हूँ। सच्चर साहब ने 2007 में लिखा है कि एज इज वेयर इज, जो औकाफ की प्रॉपर्टियां हैं, उसमें 2007 की बात है, उसका कम से कम रिटर्न 10 से 12 हजार करोड़ रुपए आना चाहिए, जिसके बजाय 250 करोड़ रुपए आते हैं। तो नगमा जी आप मुझे बताइए, कुछ तो गड़बड़ है कहीं। लाखों करोड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है बिल्कुल। या तो हमारे में सलाहियत नहीं है या बेईमानी है।
बेईमानी सलाहियत तो है, बेईमानी जिस वक्त हो रही आप थी, कह रहे हैं, करप्शन 12,000 जैसे किसी करोड़ भी होना चाहिए एक मिनट था, सर, उस एक वक्त मिनट 200 कुछ करोड़ और भी सवाल नहीं ले था। लूं, अब तो क्योंकि लाखों ये करोड़ जो होगा। वक्फ की बहस है जी, ये जी। पूरा देश सुन रहा है बहुत लंबे समय से अब, और लोग जानना भी चाह रहे हैं जो यहाँ पर लोग हैं जी, जी, कि जी। क्या प्रॉब्लम है। आपका सवाल क्या है, पूछेंगे इस पर? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने देखा कि हम लोग हमेशा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और हमने देखा अपोजिशन भी यही क्वेश्चन उठाती है, और जब हम लोग दो नॉन मुस्लिम्स को हम लोग एडवाइजरी बॉडी में डाल रहे हैं तो अपोजिशन इस चीज़ का अपोज कर रही है, विरोध कर रही है, तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट में नहीं है? आपका सवाल क्या है? मैम मेरा सवाल ये है कि माय नेम इज़ आर्यन, आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरा सवाल ये है कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी वक्फ की, तो अब उनका क्या होगा, कि उनके ऊपर क्या लागू होगा ये? एज इट इज रहेंगी। मैं जवाब दूं नगमा जी? हाँ, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास। मैम जैसे वक्फ बाय यूजर भी एज इट इज रहेगा, पुरानी प्रॉपर्टीज भी है, सरकार किसी चीज पे कब्जा ना कर सकती है ना करेगी। तो जो पहले की प्रॉपर्टीज थी वो उस as पे it लागू is नहीं होगा, वो रहेगी, एज इट इज सिर्फ रहेगी। verify किया जाएगा कि क्योंकि उनको डिजिटाइज किया जाएगा ना, सबको कोई वेबसाइट पे डाला बेईमानी है तो जाएगा। उसके खिलाफ एक्शन होगा। क्वेश्चन था मेरा कि जो प्रॉपर्टीज़ थी किस मतलब वक्फ में कभी कभार इलीगल ले ली थी, तो जिन लोगों की ली थी वो क्या दोबारा से कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं उसके ऊपर? देखिए, अब कहीं पे भी कोई भी लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टीज तो अब वो डिसाइड होगा, वो वेरीफाई किया जाएगा सबको, सबके डॉक्यूमेंट ले आपने या मैंने, दो लोगों ने उस पे सूट फाइल किया हुआ है, तो मैं भी लेके आऊँ, आप भी पेपर ले आए जिस पे साबित हो जाती है जिसकी ओनरशिप उसके जफर पास साहब जाएगी। इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल और लूंगी यहाँ से। आपका नाम क्या है? गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ अपूर्वा कुमारी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर ने बोला कि वक्फ बोर्ड ने अब वक्फ जो पहले का था वो उसने 10% भी काम नहीं किया, तो सरकार अब ऐसा क्या करेगी, क्या चेंजेस लाई है जो वक्फ बोर्ड अब एजुकेशन, हेल्थ या पब्लिक डेवलपमेंट में काम करेगी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सबके लिए समझना जरूरी है, और मैं सब लोगों से इस पर जवाब चाहूंगी। मैं मुझीब आपसे शुरू करूं कि अब क्या आपको लगता है कि ऐसा बदलाव हो जाएगा? आपके पास भी आऊंगी, बताइए क्या बदल जाएगा, या आपको लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा इससे? मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आ रहा। हाँ। ओके, जो कानूनी तौर पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कहा तो जा रहा है कि महिलाओं के लिए जैसा कैपिटल वगैरह किस तरीके से जनरेट होगा, देखो हम लोग इस तरीके से आर्गुमेंट कर सकते हैं कि एसेट मैनेजमेंट अच्छा होगा वगैरह वगैरह, ये सारा तो होप्स की बात है। तो उसकी रिव्यू होगा वगैरह वगैरह 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद में आपको पता चलेगा जमीन में वक्त हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है, मेरा जो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सारा प्रॉब्लम मुसलमानों के मुसलमानी क्रिएट नहीं किया है, इसमें बहुत सारे इंक्रोचमेंट नॉन मुस्लिम लोगों का भी है, रियल एस्टेट का भी है, कई सारे लंबे लंबे लिस्ट हैं इसके हर जगह पर, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतनी तो पावर थी कि ये सारे इंक्रोचमेंट को हटा सकता था। 10 साल से इनका भी गवर्नमेंट है, इन्होंने कितना इंक्रोचमेंट हटाया, गुजरात में इतने इनका 20-25 साल से सरकार था, कितना इंक्रोचमेंट हटाया। तो ये सारा चीज़ अभी इंक्रोचमेंट को हटाकर सही में जो ओनर है उसको देना, उसके बाद में उससे जो कैपिटल जनरेट करेगा उससे किस तरीके का फंड बनाएगा, बना के वुमेन के ऊपर में या दूसरे कम्युनिटीज के ऊपर में इन्वेस्ट करेगा, उसका ब्लूप्रिंट नहीं है। मतलब ये किया जा सकता है, देयर इज अ पोटेंशियल फॉर इट, पर ब्लूप्रिंट नहीं है, ग्राउंड पे क्या बदलेगा ये एक बड़ा सवाल है। नगमा साहिबा, मैं चीज़ माफ़ कीजिए बात काट रहा हूँ आपकी, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि दिल्ली की जो 77.3% ज़मीन है सारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एक दफ़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाई कोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर एक मुकदमे में मैं था, जस्टिस जे पटेल सीट पे बैठे थे, मैंने उनसे कहा सर द सीट ऑन विच यू आर सिटिंग, सीट ऑफ जजमेंट, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड। चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नेशनल स्टेडियम हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, अब बहुत कुछ ये सारा वक्फ बोर्ड की थी। अब जो हो गया वो हो गया, अब सरकार ये करना चाहती है जिस पर चाहे सरकारी इदारे बन गए, अब ये जो बाकी बचा है ये मुसलमानों को दे और इतना अच्छा काम करे कि जो रेड रैक टू द बुल है ना बीजेपी, हो सकता है मुसलमान इतने खुश हों कि सारे बीजेपी के पाले में आ जाएं। चलिए नगमा जी मुझे जवाब देना। जफर साहब, हाँ देखिए, वो जो बच्ची ने पूछा मुस्लिम नॉन मुस्लिम का, तो मेरा मानना यह है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एक बेईमान और इनकॉम्पिटेंट मुसलमान वहां बैठे, उसके बनिस्बत एक हिंदू या गैर मुस्लिम ईमानदार और कॉम्पिटेंट आए। इट इज अबाउट कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंसी, हमें वो लोग चाहिए, बस हमें वो चाहिए। और औरतों की बात है, बिल्कुल औरतें होनी चाहिए, ठीक है, औरतें भी होनी चाहिए, दुनिया में तमाम तरह की डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आना बहुत जरूरी है। जीनत साहब, See, as far as this ये जो non-Muslims की बात हो रही है, they're very welcome. See, diversity is part of India. Diversity is very important. We are a very diverse country. लेकिन देखिए, Article 26 जो है, there is a certain legality involved. क्योंकि ये
सिर्फ एक वक्फ की बात नहीं है, दूसरे रिलीजियस इंडाउमेंट्स जो है, जो हिंदू इंडाउमेंट्स है, फॉर एग्जांपल देखिए, जो आज जो है वो सिख है, जो जैन है, जो बुद्धिस्ट है, दे आर काउंटेड एज हिंदूज, बट कोई भी ये हिंदू इंडाउमेंट में दे आर नॉट अलाउड टू बी देयर। सो ये जो जब आप बात उठा रहे हो, ज़ीनत ने पहले भी ये बात उठाई है, और क्या इसका आपके पास कोई जवाब है? जी नगमा जी, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। सुनिए, एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। बाहर से जुड़े हुए हैं, फिर जफर साहब, जो ज़ीनत बात पूछ रही है कि जो बाकी एंडाउमेंट्स हैं, क्या उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होता है? ये सब जगह देखिए, होना चाहिए ना। जो मैं गैर मुस्लिम की जो बात कर रहा हूँ, सुनिए, मैं जो गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, किस बात में, किस मामले में? एसेट मैनेज करने में। वहां पर तो आपको ऐसे लोग होने चाहिए जो सलाहियत वाले हों, बस उसमें। हाँ, आप शरीयत का जो दायरा है, जो इस्लामी जो निजाम है, उसके लिए आप रखिए भाई, जैसा हम लोग इस्लामिक फंड चलाते हैं, वी हैव अ शरिया बोर्ड, लेकिन एसेट मैनेज करने में चीज मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा, आपसे भी, सरकार से भी, कि जैसे राम मंदिर है, उसमें आप जैसे लोगों को, अंबर जैसे लोगों को मेंबर होना चाहिए। तिरुपति का जो सिस्टम है, उसमें भी मुस्लिम्स, एक दो मुस्लिम्स और लेडीज को मेंबर होना चाहिए। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, क्या हमारे अंदर क्या कमी है, बताइए जी। तो यही जो ट्रांसपेरेंसी है और जो बराबरी है, वो सब जगह पे होनी चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल, जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि वक्त बदला, किसको क्या मिला, अंबर बहुत शॉर्ट में, मुसलमान महिलाओं को क्या मिल गया? देखिए, अभी नगमा जी, अभी जो बिल में, मसौदे में जो भी बदलाव पेश, तो बराबरी बढ़ेगी, हिस्सेदारी बढ़ेगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और जितनी भी मिसमैनेजमेंट और लैंड ग्रैबिंग हुई है, वो वक्त में बैठे हुए मुसलमानों के द्वारा की गई है। जो आगा खानी मुसलमान हैं, जो शिया हैं, जो बोहरा हैं, उन्हें क्या मिला फिरोज बख्त साहब? देखिए, उनको पहले साइडलाइन किया जाता था, उनको मानते ही नहीं थे मुसलमान, उनको मुसलमान नहीं मानते थे। लेकिन अब मुझे सरकार से बड़ी उम्मीद है। आई एम नॉट अ पैसिव मैन, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और मैं सोचता हूं कि साल, 1.5 साल, 2 साल इस सरकार को वक्त दें। अगर ये सरकार ईमानदारी से काम नहीं करती, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, तो मैं सबसे पहले सरकार के खिलाफ खड़ा हूँगा। तो ये आगा खानी मुसलमानों का हिस्सा नहीं था, उसमें शियाओं का पहले नहीं था, शियाओं का नहीं था, आगा खानियों का नहीं था, और बोहरा कम्युनिटी, बिल्कुल बोहरा का भी, मतलब इनको ये मुसलमान ही नहीं मानते थे ये लोग। शिया बोर्ड अलग से है, लेकिन जो बोहरा कम्युनिटी है, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनको क्या मिलेगा? उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन, बराबरी से रिप्रेजेंटेशन होगा उनका। शिया, सुन्नी, सब, आगा खानी, बोहरा, सबका बराबरी से रिप्रेजेंटेशन होगा, और हुकूमत इसको देखेगी ताकि सब खुश रहें। या मुजीबुर रहमान साहब, जिनका दबदबा था, वो सुन्नी मुसलमान थे यहाँ पे, जो मेजॉरिटी, ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान थे। सिया बोर्ड 2 ही स्टेट में था और ज़्यादा नहीं था। तो लेकिन जहाँ तक ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो है गवर्नेंस का, मतलब किस तरीके से उसको गवर्न करेंगे, उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट उसको। मेरा जो कहना ये था कि जो बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है बीजेपी के, बहुत सारे, एक तरफ जब एक कम्युनिटी ये सोचता है कि उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोज कर दिया जाता है इलीगली, और दूसरी तरफ ये कहोगे उसकी प्रॉपर्टी को वही गवर्नमेंट करेगा। प्रोफेसर है, सरकार को लिख के इसको कैसे गवर्न किया जाए। तो मैं तो यही बात, मैं वही बात बता रहा हूँ। उनका शक जो है वो कुछ एक और मुद्दे पर है। मेरा जो आर्गुमेंट ये है, आप जैसे लोग गाइड कर सकते हैं सरकार को। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज को एक तरफ बुलडोज करते हैं, दूसरी तरफ अगर आप ये दावा कह रहे हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी बचाएंगे, तो हम यकीन कैसे करें? ये मास परसेप्शन है, और इसमें बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, जो अपोजिशन का सारा पॉलिटिक्स है, इसी के ऊपर सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को। हाँ, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्रिमिनल ऑफेंडर्स रहे उनकी की है, ये वक्त की प्रॉपर्टी है नहीं। अब ये जो प्रॉपर्टीज है वो ही है, ऐसा नहीं है। There are several courts नहीं मेरे पास, मैं एक आपको सवाल के, एक सेकंड, गरीब मुसलमानों को इससे क्या मिल जाएगा? ज़ीनत और जफर सरेशवाला हमारे साथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट फिरोज साहब, 1 मिनट। आखिर में एक सवाल, हमने कहा बोहराओं की बात की, हमने बात की शियाओं की, औरतों की, जो गरीब मुसलमान उन्हें क्या मिलेगा? आपको क्या उम्मीद है इससे, जफर सरेशवाला और ज़ीनत? नहीं, अच्छा है कि वाइडर सबका रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन मुझे बोलते हैं ना, लब्बे लुआब ये पूरा जो जब से शुरू हुआ, गरीब कैसे इससे, इनको क्या फायदा पहुंचेगा, कैसे फायदा पहुंचेगा? हाँ, क्या दिख रहा है ऐसा कुछ? मैं इसको अगर समराइज करूं तो एक तो ये है कि इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से,
ये जो हाल है तो उसमें हमें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं, हम खुद कसूरवार हैं। दूसरा, उम्मीद पे कायम है दुनिया, जो किया इन्होंने, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिन जो मकसद है वक़्फ़ का वो हासिल हो। तो मैं समझता हूं कि हम अपनी बात को रखें और सरकार से ताल्लुक रखें, उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं। उम्मीद रखा गया था तो उम्मीद बनी हुई है, आपको भी उम्मीद है कि बराबरी बढ़ेगी इससे। जीनत साहिबा, एक मिनट फिरोज बख्श साहब, जीनत साहिबा से मैंने जी बिल्कुल। You see, I think कि ये रिफॉर्म जो है वो नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्लेंजिंग होना चाहिए, गवर्नेंस प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और मुसलमान अपना पैसा लेके इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए। और मैं एक आपसे सबमिशन रखना चाहती हूँ कि ये एक मिथ है कि वक्फ लैंड जो है वो सबसे ज्यादा है मुसलमान ओन करते हैं। कैथोलिक्स ओन मच मोर लैंड। दिस इज अ रीसेंट डिस्कवरी कि कैथोलिक लोग का लैंड कितना है, लेकिन देखिए उनके इंस्टीट्यूशंस है यहाँ, जैसे कि स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, ये सब हम देख रहे हैं। के बारे में कहा जाता है कि उनकी कई गुना ज्यादा जमीन है इससे, वक्फ से। I want the reform to come, but I must have clarity both legally and you know. लेट अस कम, अब क्या होना चाहिए, क्या फायदा हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ उसमें एक तो विडो कमेटी हो, एक मस्जिद कमेटी हो, एक कमेटी मदरसे की हो, एक दरगाह की कमेटी हो, एक जो है पुअर स्टूडेंट्स की कमेटी हो, एजुकेशन कमेटी हो, जिससे जो फंड आए और कोई बच्चा अगर मेडिसिन नहीं कर पा रहा, लाखों रुपए नहीं दे पा रहा या इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा, तो वक्फ की इस फंडिंग से सरकार उसको फायदा पहुंचाए। दरअसल ओरिजिनल मकसद था, उस हिसाब से अगर काम हो तो इस बिल का नाम जो उम्मीद है वो सही साबित हो सकती है, बहुतों की उम्मीद बन सकता है। ये तो संशोधनों की जरूरत जरूर थी, ये बात तो साफ है, लेकिन किस तरह से और कैसे इम्प्लीमेंट हो इस पे भी बहुत सारे सवाल हैं, पर आप तमाम लोग उम्मीद रखते हैं कि बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।